हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम अनुच्छेद लेखन को जानेंगे, इसे कैसे लिखें तथा इसकी कौन कौन सी विशेषता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन को। किसी विषय विशेष से संबंधित भाव विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात अनुच्छेद लेखन में जो विषय दिया जाता है उसके बारे में उसके विषय से संबंधित भाव तथा विचारों को सीमित शब्दों में अर्थात कम से कम शब्दों में एक अनुच्छेद में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद लेखन में वाक्य संरचना छोटी छोटी होती है जिनका परस्पर एक दूसरे से संबंध होता है। तो अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। और अनुच्छेद लेखन में वाक्य जो है वे छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनमें अर्थ भरा रहता है और प्रत्येक वाक्य जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, अर्थात उनमें पारस्परिक मेल होता है। ऐसा नहीं कि एक वाक्य किसी विषय की जानकारी दे रहा है और दूसरा वाक्य उससे बिल्कुल हटकर हो। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो उसे विस्तार पूर्वक अलग अलग अनुच्छेद में बांटकर या फिर पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा नहीं होता। इसमें किसी विषय पर विचार तो व्यक्त किए जाते हैं लेकिन सीमित शब्दों में हमें इसे व्यक्त करना होता है। केवल एक अनुच्छेद के अंदर इसे व्यक्त करना होता है। इसके लिए हमें ऐसे वाक्यों को सृजन करना होता है, ऐसे वाक्यों को बनाना पड़ता है जो कि कम से कम शब्दों में हमें अधिक से अधिक अर्थ प्रदान करे, अर्थात गागर में सागर भरने वाली बात हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन करना जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाए। तो किसी भी अनुच्छेद को लिखते वक्त हमें उसके विषय पर चिंतन मनन करना तो ज़रूरी ही है। हमें उसके बारे में जानकारी भी एकत्रित करनी चाहिए ताकि हम उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझ सके एवं एक अच्छा अनुच्छेद लिख सके। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनानी चाहिए। तो किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखने से पहले कोशिश करें कि उस विषय के कुछ संकेत बिंदु बना लें। साधारणतः परीक्षा में अनुच्छेद के विषयों के साथ उनके संकेत बिंदु भी दिए रहते हैं, लेकिन यदि संकेत बिंदु ना दिए हों तो आप खुद भी इसे बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा अनुच्छेद का विषय है दूरदर्शन, लाभ एवं हानियाँ। तो इस विषय का संकेत बिंदु हम बनाएंगे दूरदर्शन क्या है, दूरदर्शन से लाभ, दूरदर्शन से हानियाँ और आज के समय में दूरदर्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम विषय संकेत बिंदु को अलग अलग कर लेंगे। अब जबकि अनुच्छेद की जो शब्द सीमा है वह 80 से 100 शब्दों की होती है, तो प्रत्येक संकेत बिंदु पर हम 20-20 शब्द लिखेंगे। जैसे दूरदर्शन क्या है, इस पर 20 शब्द, दूरदर्शन के लाभ, इस पर 20 शब्द, दूरदर्शन से हानियाँ 20 शब्द और आज के समय पर दूरदर्शन, इस पर 20 शब्द। तो कुल मिलाकर हमारे हो जाते हैं 80 शब्द। ठीक है, 20-20-20-20 80 शब्द। अब यह ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल 20 शब्द ही लिखें किसी एक बिंदु पर। हो सकता है कि हम किसी बिंदु पर, संकेत बिंदु पर ज़्यादा भी लिख दें, किसी पर कम भी लिखें, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मूल बात यह है कि आप 80 से 100 शब्दों में इसे आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु का बहुत महत्व होता है। आप ज़रूर इसे ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन को लिखें। अगला है भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो अनुच्छेद में हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, एक बार पढ़ें और हमें समझ में आ जाए इस तरह की होनी चाहिए और प्रभावशाली भी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें अर्थ अधिक से अधिक अर्थ छुपा होना चाहिए कम से कम शब्दों में। तो प्रभावशाली भी होनी चाहिए भाषा। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। तो जब भी हम अनुच्छेद लिखें कोशिश करें कि एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य का संबंध स्थापित हो और वो क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ता रहे। अगला है एक ही बात को बार बार ना दोहराए और विषय से ना हटे। तो क्योंकि अनुच्छेद लेखन में एक शब्द सीमा होती है तो हमें एक ही बात को बार बार दोहराने पर
हो सकता है कि हम शब्द सीमा को सही तरह से ना इस्तेमाल कर पाएँ और विषय से अगर हम हटें तो भी हम उस शब्द सीमा पर हम उस विषय को अच्छी तरह से ना ढाल पाएँ, या फिर अगर विषय से हम हट जाएँगे तो वो क्रमबद्धता रहेगी ही नहीं। अगला है शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। तो जैसा कि हमने बताया कि जब भी हमें अनुच्छेद लिखना है तो उसके संकेत बिंदु को अलग-अलग करके और हर संकेत बिंदु पर कुछ-कुछ शब्द को निर्धारित करके उसी के अनुसार अगर हम लिखें तो हम बिल्कुल ही सही शब्द सीमा पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। आखिर में है अनुच्छेद लेखन, बीच-बीच में मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग करके अनुच्छेद को और भी सुंदर और व्यावहारिक बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद लिखते समय हम अगर मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करें तो यह और भी अधिक प्रभावशाली बनेगा या और भी अधिक आकर्षक बनेगा और इस तरह इसे व्यवहारिक भी बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम एक अनुच्छेद लेखन को देखते हैं। तो हमारा विषय है दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या और इसे हमने 4 संकेत बिंदु पर विभक्त किया है। दहेज क्या है? दहेज का बदलता स्वरूप, दहेज प्रथा कितनी घातक है, दहेज प्रथा की रोकथाम। अब हम क्या करेंगे, इन चारों संकेत बिंदुओं को एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम दहेज क्या है इसे लिखते हैं। प्राचीन काल में कन्या का पिता अपनी बेटी की सुख सुविधा हेतु कुछ वस्त्र, आभूषण और धन उसकी विदाई के समय स्वेच्छा से दिया करता था। कालांतर में यही रीति विकृत हो गई। इसी विकृति को दहेज नाम दिया गया। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से खुलकर दहेज मांगने लगे और समाज की नज़र बचाकर बलपूर्वक दहेज देने लगे, जिससे इस प्रथा ने दानवीय रूप ले लिया। अब अगले संकेत बिंदु को शुरू करते हैं। आज स्थिति यह है कि समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा है। लोग घर में कन्या का जन्म किसी अपशकुन से कम नहीं समझते हैं। इससे समाज की सोच में विकृति आ गई है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक है। अब यहाँ से हम तीसरे जो संकेत बिंदु है उसको शुरू करेंगे, दहेज प्रथा कितनी घातक को। इस प्रथा के कारण ही जन्मी अजन्मी लड़कियों को मारने का चलन शुरू हो गया। दहेज प्रथा के कारण ही असमय नवविवाहिताओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मनुष्यता के लिए इससे ज़्यादा कलंक की बात क्या होगी कि अनेक लड़कियां बिन ब्याही रह जाती है या उन्हें बेमेल विवाह के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब हम चौथे जो संकेत बिंदु है उसको शुरू करेंगे, दहेज प्रथा की रोकथाम। दहेज प्रथा रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा और दहेज रहित विवाह प्रथा की शुरुआत करके समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तो बच्चों, यह हमने जाना अनुच्छेद लेखन को। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।